तो आज का टॉपिक हमारा वेट स्टोन ब्रिज है। सबसे पहले वेट स्टोन ब्रिज में पहले ब्रिज के बारे में जान लो। ऑलरेडी इसका प्रॉब्लम हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। इसमें पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंसेस दे रखा है। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी से रिप्रेजेंट किया, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ ई है। इस वेट स्टोन ब्रिज का काम है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना। इसमें पी क्यू दो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं। आर के वैल्यू को हम लोग एडजस्ट करते हैं थ्रू रिहोस्टेट, और एक अननोन रेजिस्टेंस हमारा एस होता है जिसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर हम लोग फाइंड करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का जो कंक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग आप ये समझे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी डी या पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट डी इक्वल होता है, जिसके कारण से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब यह शो करता है कि बीडी आर्म के लॉन्ग करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इसी प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। तो जैसे ही करंट का हम फ्लो कराते हैं, एक पार्ट करंट पी में फ्लो कर जाता है, रिमेनिंग आई माइनस आई वन आर पार्ट में। फिर इसी तरह से इसमें आई जी का फ्लो हो गया तो इसमें रिमेनिंग करंट आई वन माइनस आई जी का फ्लो, आई जी और आई माइनस आई वन दोनों ऐड हो जाएगा और फाइनली आई का फ्लो हो जाएगा पूरे सर्किट में। ये इंटायर एपरेटस जो है, इसमें दिमाग में ये रखना है कि पी क्यू आर नोन रेजिस्टेंस है, एस अननोन रेजिस्टेंस है। तो यही हम अब इसमें किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे फर्स्ट लूप में, और सेकेंड लूप में किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके हम लोग ये फाइंड करेंगे कि पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, और अननोन रेजिस्टेंस एस का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज को ड्रॉ करो और ये P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस को प्रूफ करो। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है। तो ये है कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस है जिसमें से एक अननोन रेजिस्टेंस पी क्यू आर के फॉर्म में होगा। ठीक, अब इसमें 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस है। ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फॉर्म किया। एक बैटरी ऑफ ईएमएफ ई को हमने इसके बीच कनेक्ट किया और एक गैल्वेनोमीटर को बीडी के क्रॉस कनेक्ट किया। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको लिख देना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अब यहां पर इसी को फिर से रीड्रॉ किया है। ठीक है, लूप 1 लूप 2 ये हम लोग यूज कर लेंगे। अब यहां पर हमने अभी जस्ट आपको कहा कि एस हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, आर नोन रेजिस्टेंस है। आर रिहोस्टेट के हेल्प से एडजस्ट करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस आर इज सो एडजस्टेड दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इस तरह से इसका एडजस्टमेंट होता है कि बी और डी के बीच पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट का फ्लो मतलब आई जी का वैल्यू 0 हो जाए। तब उस कंडीशन में ब्रिज को हम लोग कहते हैं कि बैलेंस्ड है। अब जब बैलेंस होगा तो आई जी का वैल्यू 0। तो जब आई जी का वैल्यू 0 होगा तो P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। एस हो गया Q बाई पी इंटू आर। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक, अब प्रूफ करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे। वैसे ही करंट का फ्लो फिर से, और ये लूप 1, इस लूप में किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब लूप 1 के लिए देख लीजिए करंट का फ्लो क्या है। इस लूप का नाम आप दे सकते हैं ए बी सी डी। ए बी डी ए फर्स्ट लूप। थोड़ा इसके थिकनेस को बढ़ा दे। हाँ, ए बी डी ए। अब इस लूप में आ जाओ तो आई वन इंटू पी होगा। इस आर में आ जाओगे तो आई जी इंटू जी, तो प्लस आई जी
इंटू ई। ठीक, इस पार्ट में आएंगे तो अपोजिट टू योर पाथ -I-1 इंटू आर, देयर इज नो EMF 0। क्लियर, इक्वेशन 1 आ गया। चलो दूसरे लूप के लिए, दूसरा लूप क्या है? बी सी डी बी। इस लूप के लिए, इस लूप के लिए देख लीजिए, पीसी सेगमेंट में I1 माइनस IG इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक, -I-1 प्लस IG इंटू एस माइनस IgG इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अब आपने आर के वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट किया है कि पोटेंशियल अक्रॉस बी एंड डी, सिंस पोटेंशियल अक्रॉस बी एंड पोटेंशियल अक्रॉस डी इक्वल, देन गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो 0। अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 1 में ये पार्ट 0 हो गया। इट मींस I1P -I-1 into R is equal to 0. तो I1P is equal to I-1 into R। इसको इक्वेशन 3 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है यहां तक। अब आ जाए इस इक्वेशन में, मतलब 2 को हम लोग सॉल्व करें। IG का वैल्यू 0 डालना है तो I1Q हो गया -I-1 into S, ये पार्ट भी 0 इज इक्वल टू 0। देन I1Q इज इक्वल टू I-1 into S, इक्वेशन 4 हो गया। 3 में 4 से डिवाइड कर दो। 3 में 4 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। अननोन रेजिस्टेंस S है, देन QR बाई P, यही हमारा इफेक्टिव वैल्यू आ गया। आ गया समझ में? इस तरह से हम लोगों को प्रूफ करना है इस, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ से ही आप इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग देख लें। यही लूप 1, लूप 2, लूप 1 है ABDA, और इसका इक्वेशन ये हम लोगों ने फाइंड किया था अभी जस्ट। फिर दूसरा BCDB, इसके लिए सेकेंड इक्वेशन, और यहां पर वही है VB इज इक्वल टू VD, गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो 0, इक्वेशन 3 आ गया। और फिर इक्वेशन 4, 3 और 4 को सॉल्व कर दिया तो फाइनली रिजल्ट इस फॉर्म में आ गया। क्लियर? यहां तक आपको सॉल्व करना। अब इससे रिलेटेड हमारा जो प्रॉब्लम रहता है, प्रॉब्लम में कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या इस अफेक्ट करता है? तो ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है, इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। दूसरा कंडीशन ये है कि वेरी लो और वेरी हाई रेजिस्टेंसेस के लिए मेथड सुटेबल नहीं है, एक ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए सुटेबल है। थर्ड कहता है द ब्रिज इज बैलेंस, देन ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड EMF, यदि गैल्वेनोमीटर की जगह EMF लगा दे और EMF की जगह गैल्वेनोमीटर निकाल दे, तो उस कंडीशन में किसी तरह के बैलेंस में, ब्रिज जो बैलेंस कंडीशन में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब, इसका एनालिसिस ये हुआ कि ये जो हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस लगा रखा है, जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया, यहां हम गैल्वेनोमीटर की जगह पर सप्लाई को कनेक्ट कर दे, EMF को कनेक्ट कर दे, और EMF की जगह पर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दे, तो इस बैलेंस, इसके बैलेंस कंडीशन में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हो। वही थर्ड पॉइंट कहता है, द ब्रिज इज बैलेंस, देन ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ द ब्रिज। ठीक। फोर्थ पॉइंट कहता है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज किस पर डिपेंड करता है?
तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंसेस इन द फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज कहने का मतलब P बाई क्यू का रेशियो R बाई एस के इक्वल। यदि 1:1 का रेशियो है तो राइट साइड भी 1:1 का रेशियो। यदि वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तो ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, ब्रिज सेंसिटिव नहीं होगा। ठीक। और रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी और गैल्वेनोमीटर आप इंटरचेंज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने पैरामीटर पर ये डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको दिमाग में रखना है। चलिए अब आ जाए हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कहता है कि जब हम किसी सिंपली एक रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस या कोई वायर है, कोई कंडक्टर, इसके क्रॉस एक हम सप्लाई या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया, तो जिसमें जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट होते हैं और फ्रीक्वेंटली कोलाइड करता विद द पॉजिटिव मेटल आयंस, और वो मेटल आयंस वाइब्रेट करने लगता अबाउट द मीन पोजीशन, जिसके कारण से उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है और इससे वो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये चीज पढ़ रखा है। एक मिनट, हाँ, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा, हाफ वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के बी इंटू टी। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में कंडक्टर हीट हो जाता है। ये अमाउंट ऑफ हीट हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, हम लोग का पर्पस सही है और इससे हम लोग पावर वगैरह निकालेंगे। तो वही कहता है कि जहां यहां से यदि आपने फ्लो कराया चार्ज को, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR डेवलप करता है। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज थ्रू दिस सोर्स ऑफ EMF, और पोटेंशियल हो गया हमारा IR और चार्ज हो जाता I इंटू टी। तो फाइनली ये I²R इंटू टी के फॉर्म में आ जाता है। यही अमाउंट ऑफ वर्क अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग I²RT के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, और दूसरा हम लोग VIT के फॉर्म में लिखते हैं। सिंपली यहां पर ये पोटेंशियल है और ये चार्ज को हम IT लिख दे, तो ये अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल हमारा क्या है V है, और चार्ज को I इंटू टी VIT के फॉर्म में लिख दिया, ये I²RT हो गया। और ये सारी चीजें जो हम लोगों ने लिखा ये जूल में है, और जब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली I²RT को डिवाइड कर देंगे 4.2 या 4186 होता है इनफैक्ट, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो 4.2 कैलोरी में आ जाता है। ये वैल्यू हम लोगों को याद रखना। अब इसी से रिलेटेड हम लोग पावर का फॉर्मूला भी दिमाग में रखेंगे और इसी को हम लोग जूस लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो गया, जिसका फॉर्मूला VIT हो गया और I²RT, और I की जगह पर पुट कर देंगे तो V²T। इसका मतलब यहां पर अमाउंट ऑफ हीट हमारे लिए 3 फॉर्म हो गया जो हमें याद रखना है। पहला फॉर्म हो गया I²RT, दूसरा फॉर्म हो जाएगा V²/R इंटू टी, और तीसरा फॉर्म VIT। इस फॉर्म में याद रखना। अब इससे हम लोग पावर को फाइंड करेंगे। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले, तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ हीट क्या आ गया, I²RT आ गया, V²/RT आ गया। तो लॉ ऑफ करंट के कंडीशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। तो हीट यदि पहले वाले कंडक्टर में करंट I1 का फ्लो है, उसमें अमाउंट ऑफ हीट H1, और दूसरा करंट I2 का फ्लो है तो अमाउंट ऑफ हीट H2। तो H1/H2 इज इक्वल टू I1²/I2²। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये लॉ ऑफ करंट बन जाएगा। यदि टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लॉ ऑफ टाइम बन जाएगा। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यही हमारे लिए रिलेशन याद रखना है। तो यहां पर ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ करंट, इसी तरह से लॉ ऑफ टाइम बन जाएगा। थर्ड, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
तो H1/H2 इज इक्वल टू T1/T। ठीक, अब यहां पर जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है डीसी और एसी दोनों के लिए कॉमन है। इसी कारण से जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हीटर, गीजर, बल्ब जितने भी है वो डीसी और एसी दोनों पर वर्क करते हैं। ठीक, जूल्स हीटिंग इफेक्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस। डायरेक्शन ऑफ करंट को यदि हम रिवर्स कर दें तो उस कंडीशन में किसी तरह का कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, इसलिए रिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में वो डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन ऑफ करंट पर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिमाग में रखना है। अब आ जाए इलेक्ट्रिक पावर। पावर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? पावर अमाउंट ऑफ वर्क बाई टाइम पीरियड, तो अमाउंट ऑफ हीट बाई टाइम पीरियड। ठीक, तो जो हमारे लिए फॉर्मूला है तो आप कह सकते हैं रेट at which electrical energy is dissipated in other form of energy is called electrical power। तो पावर को इस फॉर्म में लिखा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम पीरियड या अमाउंट ऑफ हीट बाय टाइम पीरियड। ठीक, अब यहां पर अमाउंट ऑफ हीट आपके पास क्या भाई, वी आई टी, टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर एक वी आई मिला। दूसरा क्या है, आई स्क्वायर आर टी है, टाइम से डिवाइड कर दो तो आई स्क्वायर आर बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर टी है, टी से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तीन फॉर्म में पावर आ गया। ये तीनों फॉर्म आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर पावर को ऐसे ही लिखा है इंटीग्रल फॉर्म में, ये भी बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, तो इसको रेट ऑफ वर्क डन कह सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। तो डी एच बाई डी टी, इसका मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसी को, इस इक्वेशन को कैरी कर लें तो डी एच इज इक्वल टू पी डी टी के फॉर्म में आ गया। डी टी स्मॉल है या टी स्मॉल है, नॉट कैपिटल। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो डी एच का इंटीग्रेशन एच आ जाएगा, ये पी डी टी हो गया। और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर डी टी के फॉर्म में। तो अमाउंट ऑफ हीट इंटीग्रल फॉर्म में जब भी आपको फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। ठीक, अब यहां पर ऑलरेडी हम लोग जान रहे कि सिंपली जैसे हम पावर लिखते हैं 1 वाट, इसका मतलब क्या है कि करंट का फ्लो कितना है 1 एम्पियर और पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा है 1 वोल्ट। सिंपल, पावर इज इक्वल टू वी आई, तो वी का मतलब 1 वोल्ट और आई का मतलब 1 एम्पियर, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट। ठीक, और इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ पावर हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल, ये कॉमन यूनिट है, कमर्शियल यूनिट हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक, अब आ जाए रेटेड वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेट। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो कंटिन्यू कर ले हम लोग। हाँ, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे बल्ब, गीजर, हीटर है।
ठीक है। अब यहां पर इसके ऊपर लिखा रहता है, जब भी आप अप्लायंस को परचेस करते हो तो लिखा रहता है 220 वोल्ट 40 वाट। तो जो 40 वाट है वो रेटेड पावर है, 220 वोल्ट भी रेटेड वोल्टेज है, वही लिखा है। रेटेड पावर को 40 वाट लिखा और रेटेड वोल्टेज को 220 वोल्ट लिखा, ये दिमाग में रखिए। अब जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस हम जब भी यूज करेंगे तो रेटेड पावर के फॉर्म में या रेटेड रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो उस कंडीशन में ये 220 वोल्ट जो है वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज यूज करेंगे और रेटेड पावर यूज करेंगे। अब यदि समझ में नहीं आया इतना भी तो आप ऐसे समझ जाओ कि एक मार्केट से बल्ब खरीद करके लाए और इस बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट और 40 वाट लिखा हुआ है। अब इसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो रेजिस्टेंस इसी के फॉर्मूला, मतलब अभी जो हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा वी स्क्वायर बाई आर, इसी से हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, ये रेटेड वोल्टेज कहलाएगा, जिसको वी आर हमने सबस्क्रिप्ट यूज किया है। इट मींस 220 का होल स्क्वायर और नीचे रेटेड पावर है, ये 40 हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस हम हमेशा रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर के फॉर्म में ही यूज कर। ठीक, अब जैसे पावर कंजम्पशन है, वही हमने लिख दिया है कि यदि आप यूज कर रहे हैं, यदि अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज बराबर है, 220 वोल्ट सप्लाई और आपका बल्ब भी 220 वोल्ट का है रेटेड वोल्टेज, तब पावर कंजम्पशन रेटेड पावर के इक्वल। यदि आपका अप्लाइड पोटेंशियल, यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने 220 की जगह पर 180 ही सप्लाई किया, इसका मतलब सप्लाई वोल्टेज जो है अप्लाइड वोल्टेज कहलाया, वो लेस देन रेटेड वोल्टेज है। तब उस कंडीशन में आप पावर कंज्यूम निकालेंगे, रेटेड वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज को रिप्लेस कर देगा अप्लाइड वोल्टेज। ठीक, यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो हम रिपीट कर रहे हैं। मान लो कि 220 वोल्ट और 40 वाट का बल्ब है। ठीक, ये बल्ब आप मार्केट से परचेस करके आए और सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने सप्लाई किया आपको 220 वोल्ट। तब इस कंडीशन में जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो आपका रेटेड वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कहां से निकालेंगे, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा पावर का वी स्क्वायर बाई आर, इसका मतलब रेजिस्टेंस हो जाएगा वी रेटेड वी आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर रेटेड। इट मींस 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेटेड पावर कितना 40। अब यदि आपका सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने आपको सप्लाई दे दिया सपोज 180 वोल्ट, तब पावर जो कंज्यूम्ड होगा, कंज्यूम्ड पावर, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस मींस 180 का होल स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं करेगा, ये रेजिस्टेंस उस अप्लायंस का इतना ही रहेगा। अब आ गया समझ में क्लियरली? अब लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन जब होता है तो पावर का लॉसेस होता है। ठीक, अब पावर का जो लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर होता है, जिसको हम लोग आई को पी वाई वी के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब पावर लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसलिए वोल्टेज यदि आप हाई रखोगे तो पावर का लॉस कम होगा। इसलिए हम लोग जब पावर ट्रांसमिशन या सिंपल आपने देखा होगा जहां पर ग्रिड वगैरह होते हैं, वहां से सप्लाई वोल्टेज ज्यादा होता है, इसलिए सप्लाई वोल्टेज ज्यादा रखा जाता है कि पावर लॉस इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज, फ्यूज तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक, और ये फ्यूज जिसका हाई रेसिस्टिविटी होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है,
ये एलॉय से बना हुआ रहता है जिसमें टीन आपका 63% और लेड 37%। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है लाइव वायर के साथ। अब कमर्शियल यूनिट हम लोग जो यूज करते हैं वो किलो वाट आवर यूज करते हैं। 1 किलो वाट आवर मीन्स 1 किलो वाट का मतलब 1000 वाट। 1 आवर 3600 सेकेंड, ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाता है। और जो नंबर ऑफ यूनिट्स कंजम्पशन होता है वो किलो वाट आवर है। तो जितने 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होगा। हम लोग एक कैलकुलेशन भी रफ करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिकल आयरन और हीटर, ये इलेक्ट्रिकल आयरन और हीटर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। ये नाइक्रोम का बना हुआ रहता है जिसमें निकेल और क्रोमियम होते हैं। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक। और इसको हम लोग वायर में ड्रॉ कर देते हैं और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता जब हीट होगा एयर में। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जैसे एक अप्लायंस मान लो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं, उसका पावर है कितना, बल्ब कितने घंटे के लिए यूज कर रहे हैं या कितने बल्ब हैं, फैन है, फ्रीज है, एसी है। मान लो हम पर डे अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालना चाहते हैं, तो 60 वाट का बल्ब है और यहां पर 5 बल्ब हम लोग यूज कर रहे हैं और ये 10 आवर्स पर डे यूज कर रहे हैं। तो टोटल हमारा कितना वाट आवर, कितना यूनिट आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितने आ गए, 300 इंटू 10, 3000 वाट आवर आ गया, 3000। और ये वाट आवर के फॉर्म में आ गया। चलो इस वाले में आ जाओ। फैन 80 वाट का, 5 फैन आप यूज कर रहे हैं, तो ये 4000 हो गया। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना। तो ये 4000, ये 400, हाँ, तो टोटल 4000 आ गया। चलिए वाट आवर आ गया। चलो 250 इंटू 10 आवर 2500। चलो नीचे कितना आ गया, 15000। सबको कैलकुलेट कर लो, टोटल कितना आ गया। तो टोटल 24,500 वाट आवर आ गया। 1000 से डिवाइड कर दो तो कितने आ गए, 24.5 किलो वाट आवर। इसका मतलब 24.5 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 24.5 यूनिट। और स्टैंडर्ड मान लो कि 9 रुपीज, तो या 10 रुपीज, तो 24.5 इंटू 10 टू 45 रुपीज पर डे आपका कंजम्पशन होगा। इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है। नेक्स्ट आ जाए हम लोग। अब इलेक्ट्रिकल पावर के लिए इफेक्टिव पावर, जैसे हमारे पास यहां पर 3 बल्ब सीरीज में और तीनों बल्ब का पावर, अब ये रेटेड वोल्टेज है, V जो है रेटेड वोल्टेज है, जो व्हाइट कलर से लिखा, और ये अप्लाइड वोल्टेज है, दोनों इक्वल है, इसलिए हमने दोनों का वैल्यू V रखा है, कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहां पर जब सीरीज में होगा तो कितने इफेक्टिव पावर होंगे वो हम लोग निकाल लें इफेक्टिव पावर को। तो सीरीज में करंट कांस्टेंट होता, तो हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला है, एक है I²R, एक है V²/RT है, और तीसरा VI है। कौन सा यूज करेंगे आप, फॉर्मूला बताइए जल्दी से। टी नहीं है, सॉरी, V²/R है, नॉट टी। हाँ, पहले तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग पहले सीरीज में सबके रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, R1 + R2 + R3। अब इसको हम लोग पहले इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब यहां पर पोटेंशियल सेम है, पावर डिफरेंट है, ठीक, करंट कांस्टेंट है, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना सबका। तो इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जल्दी बताओ। V²/R। इसका मतलब RS = क्या हो जाएगा, V²/PS।
रेटेड वोल्टेज सेम है, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया। इसका मतलब 1/PS इज इक्वल टू क्या बन गया, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। आ गया समझ में? तो सीरीज का ये फॉर्म आ गया, तो सीरीज का फॉर्मूला ये बन गया। अब इसी तरह से पैरेलल में हम लोग बल्ब को कनेक्ट कर दें, तो पैरेलल में भी यहां भी रेटेड वोल्टेज सेम है, सप्लाई वोल्टेज सेम है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बोलो जल्दी से। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, रेटेड वोल्टेज सेम है, तो पहले फॉर्मूला लिख दो, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो पावर का फॉर्मूला हो गया V²/R। ठीक, तो इसको हम लोग सीधा V²/RP कर दें, V²/R1 कर दें, रेटेड वोल्टेज सेम है, V²/R3। ये क्या दे देगा, पावर इन पैरेलल। ये P1, ये P2 और ये P3, इसलिए पैरेलल में पावर का अलजेब्रिक सम हो गया। क्लियर? यहां पर रिजल्ट देख लेते हैं। सॉरी, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड सो। अब आ जाए मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि पावर मैक्सिमम किसी भी सर्किट में तभी होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक, मैथमेटिकल इक्वेशन ये आता है। तो यहां पर कोई भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला I²R आ गया। I को लिखते टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर वेरिएबल कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो समझना है। इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, इसलिए हम लोग पावर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और 0 पुट कर देंगे। तो E² बाहर निकाल दो। अब यहां पर क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल हो जाएगा, तो R प्लस R का होल स्क्वायर टू द पावर 4 हो जाए, मतलब पावर 2। R प्लस R होल स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, R का डिफरेंशिएशन 1। फिर पावर का करेंगे nxn-1 और फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का 1 इज इक्वल टू 0। इट मींस R प्लस R होल स्क्वायर माइनस 2R प्लस R इज इक्वल टू 0। देख लो, चेक करो, ठीक है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो R प्लस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस R प्लस R। एक पावर कैंसिल हो गया, R प्लस R इज इक्वल टू 2R। तो R इज इक्वल टू क्या बन गया, R के इक्वल। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, कहीं एक मिनट देख लेते हैं ना। ये R² और यहां पर R का 1 हो गया, यहां R कांस्टेंट था, वो मिस्टेक से 1 लिखा गया था। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां 2R बचा, ठीक है? तो R इज इक्वल टू R हो गया। अब इस कंडीशन में पावर मैक्सिमम, तो पावर का फॉर्मूला क्या आया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, E²/4R, या R स्मॉल कैपिटल R की जगह स्मॉल r डालोगे तो E²/4R। अब यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या, ग्राफ कैसा शो करेगा। पावर कहां पर मैक्सिमम हो रहा है, जहां इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल है, यहां पर पावर मैक्सिमाइज हो। तो ग्राफ का नेचर कैसा आ गया, पैराबोलिक आया। क्यों पैराबोलिक आया, यदि आप पावर को, हमने पढ़ा भी रखा आपको बेसिक, यहां पर पावर को आप वाई एक्सिस पर रख रहे हो, 1/4R से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या बन गया, x²। यदि आप x
ईएमएफ को रख रहे हो, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, पैराबोला कैसा हो गया, अबाउट एक्स एक्सिस। अब यदि इसी को आप ऐसे कर दोगे, ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई स्क्वायर, तो पैराबोला की तरह ग्राफ आ जाएगा। ऑलरेडी आपने पढ़ा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पैराबोला का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कितने पैराबोला के इक्वेशन है। तो ये जब एक क्वाड्रेटिक या एक का पावर 2 हो दूसरे का पावर 1 हो तो पैराबोला इस तरह का बनता है। एक पैराबोला ऐसा बनेगा, एक पैराबोला ऐसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। अब आ जाए क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कहता टू आइडेंटिकल बल्ब से 60 वाट टू 20 वोल्ट, 100 वाट टू 20 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद सोर्स ऑफ ईएमएफ टू 20 वोल्ट, विच बल्ब विल ग्लो मोर। अब दोनों क्या चीज पे हैं, सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में जब कनेक्ट होगा तो सबसे पहले हम अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 220 का होल स्क्वायर बाई 6। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस निकालो, 220 का होल स्क्वायर बाई 100। दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 ग्रेटर देन R2। और अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रखा है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट पहले वाले में ज्यादा है, इसलिए 60 वाट बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। आ गया समझ में। चलिए, तो आंसर भी हमारा 60 वाट बल्ब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, कहता टू आइडेंटिकल बल्ब से 60 वाट टू 20 वोल्ट, 100 वाट टू 20 वोल्ट। अब ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। फिर वैसे ही रेजिस्टेंसेस देख लीजिए, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, 220 का होल स्क्वायर बाई 60 और ये 220 होल स्क्वायर बाई 100। बोलो, R1 ज्यादा है R2 से, और जब ये पैरेलल में कनेक्ट होगा तो इस कंडीशन में V स्क्वायर बाई RT का फॉर्मूला, इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट H1 में लेस देन H2, इसका मतलब 100 वाट में ज्यादा ग्लो करेगा, 100 वाट का अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, 100 वाट बल्ब का ग्लो ज्यादा है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट द एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी व्हेन डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर इज ओनली 50%। तो यहां पर एफिशिएंसी का मतलब होता आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर क्या लिखते हो, पावर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी आई लिखते हो ना, और इनपुट में ई आई, तो V बाई ई, V क्या लिखते हैं, I R प्लस आर, और इसको क्या लिखते हैं, I R लिखते हैं। नहीं, उल्टा लिख दिया, V क्या हो गया, I R, और ये क्या हो गया, R प्लस आर। I कैंसिल हो गया, तो R अपॉन R प्लस आर, दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा, यदि दोनों को R पुट कर दोगे तो ये बना, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/2, और एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1/2 इंटू 100%, इट बिकम्स 50%। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कहता है इफ द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब चेंजेस बाई 1%, देन फाइंड द पावर चेंजेस। कितना पावर में चेंज हो रहा है, तो पावर इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, I स्क्वायर RT। इसका मतलब पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, लॉग I स्क्वायर हो गया। तो log P is equal to 2 log I, differentiating by itself, तो delta P by P into 100%, 2 delta I by I into 100%। कितना परसेंटेज दे रखा है ये, 1%। इसका मतलब पावर कितने से इंक्रीज कर गया, 2% से।
तो 2% से इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, कहता है कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए मेटेलिक वायर। If both the length and the radius of the wire are doubled, then find the rate of heat produced in the wire. Heat produce पूछ रहा है, तो heat produce कहता है कि H2 is equal to 2H1। ठीक, अब यहां पर amount of heat H1 by H2 निकाले। ठीक, कांस्टेंट वोल्टेज है, मीन्स V स्क्वायर बाई R, inversely related to resistance R2 by R1. Resistance directly proportional to length, it means L2 by L1. No, inversely, directly. Directly. और area of cross section inversely. तो A2 और ये A1. Length कहता डबल, एरिया पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पहला वाला हम लोग पाई आर स्क्वायर रख दे और दूसरा रेडियस बिकम्स डबल, ये पुट कर दे। तो ये क्या आ गया 2:1 और ये कितने आ गए 1:4। इट मींस 1/2। ठीक, इसका मतलब H2 बिकम्स ट्वाइस ऑफ H1। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता टू रेजिस्टेंसेस R1 and R2 when connected in series and parallel with 120 volt line. Power consumed will be 25 watt and 100 watt respectively. Then find the ratio of power consumed by R1 and R2. R1 और R2 के लिए हम लोगों को निकालना है रेशियो ऑफ पावर। ठीक, तो पावर पहला क्या है सीरीज में, तो PS मान ले और PP। ठीक, अब यहां पर पावर कंजम्पशन एक में 25 वाट और एक में 100 वाट। सीरीज में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो पावर हमारा वोल्टेज सप्लाई दोनों का सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस पैरेलल का, ये रेजिस्टेंस सीरीज का। पैरेलल में क्या बन रहा है, ठीक, अब यहां पर पावर कंजम्पशन दे रखा है 25 और इसका 100। पैरेलल में बन जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सीरीज में बनेगा R1 प्लस R2। मीन्स ये हो गया R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये बन गया 1/4। R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। R1 प्लस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4R1 R2। अलग से सॉल्व कर रहे हैं, ये A प्लस बी होल स्क्वायर बना, मीन्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इज इक्वल टू 4R1 R2। इसको सिंप्लीफाई करो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इज इक्वल टू 0। मीन्स R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन R1 इज इक्वल टू R2। दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, इट मीन्स इसका रेशियो 1:1 का आ जाए। आ गया समझ में? तो आंसर भी चेक कर लें 1:1 और एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया। ठीक है, वो इनवर्सली रिलेटेड है, वो पहले पावर पैरेलल में लिख दिया, नीचे सीरीज में लिख दिया। चलिए, तो इस तरह से पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिसिटी।